कार्बोहाइड्रेट्स की। तो हमने पढ़ा था कल कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं और उनका जनरल फार्मूला CX ब्रैकेट H2OY फिर Y था। फिर हमने पता चला कि कार्बोहाइड्रेट ऐसे नहीं होते जैसा हमें दिखाया गया था। तो फिर पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड सर्किट होते हैं। फिर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है उनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो मोनोसेक्राइड, उसके बाद ओलिगोसेक्राइड, उसके बाद क्या थे, पॉलीसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड को और ओलिगोसेक्राइड को कल हमने किया था कि मोनोसेक्राइड जो हैं दे आर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर्स और वो हाइड्रोलाइसिस पे फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होते और वो बेसिक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल। तो मोनोसेक्राइड की बात करें तो वो 3 से लेकर 10 कार्बन की रेंज में होते हैं और मोनोसेक्राइड जो हैं उनको अगर क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो वो एल्डोजेज और कीटोजेज होते हैं। तो एल्डोजेज उनको कहते हैं जिनमें अल्डिहाइड मेजर फंक्शनल ग्रुप हो, कीटोजेज उनको कहते हैं जिनमें कीटोन मेजर फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मोनोसेक्राइड को ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन हम कम से कम जो कार्बोहाइड्रेट था कल हमने पढ़ा था कितने कार्बन होंगे, उसमें 3 होंगे। तो ट्रायोज से शुरुआत होती है, ट्रायोज का मतलब होता है 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। तो कम से कम जो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होंगे वो 3 होंगे, ठीक है। टेट्रोज मीन्स 4, पेंटोज मीन्स 5। अब अल्डो हेक्सोज का मतलब है कि अल्डिहाइड मेजर फंक्शनल ग्रुप है, हेक्सोज यानी 6 कार्बन है। फिर हमने पढ़ा था कि ओलिगोसेक्राइड जो हैं जब उनको हाइड्रोलाइज किया जाता है एसिडिक कंडीशन में तो वो हमें 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट देते हैं। बुक में 3 to 10 लिखा हुआ है तो 3 को 2 कर दें, ये टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि पॉलीसेक्राइड जो हमें मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट देते हैं। पॉलीसेक्राइड हमें मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट देते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो हेक्सोजेज हैं उनकी पेंटोजेज और हेक्सोजेज की जो इम्पार्टेंस है वो ज़्यादा होती है। और दूसरी बात कि जो पेंटोजेज और हेक्सोजेज हैं वो ओपन चेन से ज़्यादा साइक्लिक फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होते हैं। फिर हमने कल उनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो साइक्लाइजेशन होती है उस प्रोसेस को हमने शायद मैंने कल आपको नाम नहीं बताया था, उसको कहते हैं मट्टा रोटेशन। मट्टा रोटेशन मतलब कि जो आपका अल्फा आइसोमर है अगर वो बीटा में कन्वर्ट होगा या बीटा अल्फा में कन्वर्ट होगा तो पहले वो अल्फा और बीटा तो रिंग स्ट्रक्चर है, ये भी रिंग स्ट्रक्चर है, तो पहले वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, उसके बाद जो है वो क्या करेगा कि अल्फा या बीटा में कन्वर्ट होगा। तो इस प्रॉपर्टी को मट्टा रोटेशन कहते हैं। फिर उसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट कार्बन है उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH जो है वो डाउन आता है तो वो अल्फा आइसोमर है, अगर अप आता है तो फिर बीटा आइसोमर है। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो फारदेस्ट कायरल कार्बन है उसका जो OH है वो राइट पे आता है तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन होती है, अगर वो लेफ्ट पे आता है तो एल होती है। अगर प्लस साइन है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, अगर माइनस साइन है तो लीवो। तो ये सारी बातें हमने कल की थी। आज हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं कि ओलिगोसेक्राइड बनता कैसे है और कार्बोहाइड्रेट के मोनोसेक्राइड में जो बांड बनता है उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बांड। तो दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि ये जो एनोमेरिक कार्बन है ये असल में जब ओपन चेन स्ट्रक्चर थी तो ये कौन सा ग्रुप था, ये अल्डिहाइड ग्रुप था। ये कौन सा ग्रुप था, अल्डिहाइड। जो फर्स्ट कार्बन वाला ग्रुप है ये अल्डिहाइड है, 5वें कार्बन के ऑक्सीजन इसको रिड्यूस करके किस में कन्वर्ट किया, अल्कोहल में। तो अगर एनोमेरिक कार्बन पे OH जिंदा होगा, अगर एनोमेरिक कार्बन पर OH जिंदा होगा तो शुगर रिड्यूसिंग होती है। शुगर क्या होती है, रिड्यूसिंग होती है। यानी अगर कोई आपके पास एल्डोज शुगर है, ठीक है, एल्डोज शुगर है तो उसका जो फर्स्ट कार्बन होगा वो साइक्लाइजेशन में यूज होता है और 5th कार्बन का ऑक्सीजन। तो फर्स्ट कार्बन का जो कार्बन है आपका अल्डिहाइड वाला वो रिड्यूस होकर क्या देता है, OH देता है। तो अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर में एनोमेरिक कार्बन पे फर्स्ट कार्बन जो है जो अल्डिहाइडिक कार्बन ओपन चेन में था पर अब OH है, अगर ये जिंदा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये शुगर रिड्यूसिंग शुगर होगी। अब रिड्यूसिंग शुगर का क्या फंडा है, रिड्यूसिंग शुगर उस शुगर को कहते हैं जो टोलिन्स रिएजेंट से सिल्वर मिरर बनाए, जो बेंडेक्स रिएजेंट से और फैलिंग रिएजेंट से क्या बनाए, रेड प्रिसिपिटेट बनाए, जैसे कि अल्डिहाइड कर रहे थे, हमने देखा था, ठीक है। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था तो उसमें अल्डिहाइड दे रहे थे, ये टेस्ट कीटोन नहीं दे रहे थे। यहाँ पे जब रिंग स्ट्रक्चर बनेगी तो अल्डिहाइड और कीटोन एक ही तरह के होते हैं, दोनों देंगे। तो ऐसी शुगर्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे मोनोसेक्राइड, ऐसे ओलिगोसेक्राइड जिनका एनोमेरिक कार्बन वाला OH कंडेंसेशन में यूज ना हो, ग्लाइकोसाइडिक बांड में यूज ना हो, तो वो रिड्यूसिंग शुगर होंगे। तो सारे जो मोनोसेक्राइड हैं और सारे जो
ओलिगोसेक्राइड हैं ये रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं सवाए सक्रोज के। सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सक्रोज एक डायसेक्राइड है, सक्रोज एक ओलिगोसेक्राइड है, पर सक्रोज क्या होता है, नॉन। क्यों होता है मैं बताऊं आपको। सक्रोज में जो लिंकेज होती है, सक्रोज में जो लिंकेज होती है वो होती है अल्फा बीटा। वो क्या होती है, अल्फा बीटा। चलिए मैं आपको बताऊं कि अल्फा बीटा लिंकेज क्या होती है। अब ये देखें, ये फ्रक्टोज है आपका, बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। ये क्या है, बीटा फ्रक्टोज है, ठीक है। तो ये बीटा फ्रक्टोज का OH जो है वो क्या है, अप है। तो इसका OH अप है तो ये क्या होगा, बीटा फॉर्म होगी, ठीक है। और अल्फा जो है हमें ग्लूकोज चाहिए, उसका OH क्या है, डाउन है, ठीक है। अब इसका OH और इसका OH ये आपस में बनाएंगे बॉन्ड। क्या बनाएंगे, बॉन्ड। तो मैं अगर इसको फ्रक्टोज को इधर लिख लूं, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन, अगर मैं यानी ये बीटा का OH, ठीक है, तो यहां से होगी क्या, कंडेंसेशन। यहां से क्या होगी, कंडेंसेशन। तो ये इसका जो है CH2OH, ये फ्रक्टोज का पहला कार्बन, ये कौन सा कार्बन था, दूसरा। तो फ्रक्टोज में जो एनोमेरिक कार्बन है, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप किस ग्रुप पे था, सेकंड कार्बन पे, तो सेकंड कार्बन एनोमेरिक किसका है, फ्रक्टोज का। और फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक किसका है, ग्लूकोज का। तो जब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है तो वो बनता है अल्फा बीटा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, 1,2 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब ये क्या चीज है, अल्फा कौन, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का OH क्या डाउन है, बीटा क्या, फ्रक्टोज OH अप है, 1,2, तो ग्लूकोज का 1 कार्बन और फ्रक्टोज का कौन सा कार्बन, सेकंड कार्बन। तो इसका एनोमेरिक कार्बन था 1, इसका एनोमेरिक कार्बन था 2। अब रिड्यूसिंग शुगर्स कौन सी होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जिनके एनोमेरिक कार्बन पे OH बाकी रह जाए, बच जाए, ठीक है। तो अब कंडेंसेशन कहाँ पे हो रही है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, ये दोनों एनोमेरिक कार्बन है। तो जब कंडेंसेशन होगी तो यहाँ से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा तो बाकी क्या रहेगा, बाकी रहेगा ये कि भाई ये ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे जो है आपका ऑक्सीजन रह गया, ठीक है। तो इस बांड को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बांड। ये वाला जो बांड बना इसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक बांड, ठीक। अब हुआ क्या, हुआ यह कि ना OH इसके पास रहा ना OH इसके पास रहा, तो दोनों एनोमेरिक कार्बन के OH जो हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बांड में यूटिलाइज हो गए। तो इस शुगर को रिड्यूसिंग होना चाहिए कि नॉन रिड्यूसिंग होना चाहिए, इस शुगर को रिड्यूसिंग होना चाहिए कि नॉन रिड्यूसिंग होना चाहिए, जल्दी बताएं बेटा। ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन गया, कंडेंसेशन में यूज हो गया, फ्रक्टोज का एनोमेरिक कार्बन भी गया, तो इस शुगर को रिड्यूसिंग होना चाहिए कि नॉन रिड्यूसिंग, जल्दी बताएं थोड़ा, क्या होना चाहिए, नॉन रिड्यूसिंग। तो ओलिगोसेक्राइड में और मोनोसेक्राइड ये सारे रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं, सब में। मोनोसेक्राइड तो सबका एनोमेरिक कार्बन का OH जिंदा होता है, इसलिए वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग होते हैं। ओलिगोसेक्राइड में क्या होती है कि 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट कंबाइन होते हैं। अब नॉर्मली जो लिंकेज होती है 1,4 होती है, नॉर्मली लिंकेज क्या होती है 1,4। तो एक ग्लूकोज का अगर 1 जाता है दूसरे का 4 जाएगा, 4 जाएगा तो उसका 4 वाले का 1 क्या होगा, फ्री होगा, तो शुगर क्या होगी, रिड्यूस होगी, शुगर क्या होगी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का एनोमेरिक कार्बन जो है इन्वॉल्व हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में। तो उनका जो फ्री OH ग्रुप था जिसकी वजह से रिडक्शन होती या ऑक्सीडेशन होती यहाँ पे, तो अब ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इस वजह से हम इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। ये बात समझ आ रही है, तो फिर मैं आगे बढ़ाऊँ कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जिसका एनोमेरिक कार्बन वाला OH फ्री ना हो। रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जिसका एनोमेरिक कार्बन का OH जो है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में यूटिलाइज ना हो। तो इसका हो गया है, किसका, सक्रोज का। बाकी सब मोनोसेक्राइड का फ्री होता है, तो सब मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं, ठीक है। सब पॉलीसेक्राइड नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें 1,4 लिंकेज होती है। अब देखें एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का 1 गया, दूसरे ग्लूकोज का 4 गया, बांड बन गया, फिर इसका 1 जो है अगले के 4 से बांड बनाएगा, तो इसका भी 1 यूटिलाइज हो गया, इसका भी 1 यूटिलाइज हो गया। अब इसका कौन सा 4, अगले ग्लूकोज से इसका कौन सा कार्बन 1, तो इनके सारे जो आपके एनोमेरिक कार्बन होंगे वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में यूटिलाइज होते जाएंगे, किसमें, पॉलीसेक्राइड में, क्योंकि उसमें 1,4 लिंकेज होती है। एक कार्बन का 1, दूसरे का 4, फिर 4 वाले का 1, फिर 1 वाले का 4, फिर उसी 4 वाले का 1, तो इस तरह से 1,4 लिंकेज होगी और जितने भी एनोमेरिक कार्बन होंगे वो सारे किस में यूटिलाइज हो जाएंगे,
ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो इस वजह से जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो रिड्यूसिंग होंगे कि नॉन रिड्यूसिंग होंगे, वो नॉन रिड्यूसिंग होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग। चले यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा। तो अब आते हैं हम किस में, पॉलीसेकेराइड पे। अब पॉलीसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड जो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, पॉलीसेकेराइड मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं। जब इनको आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो आपको मोर देन 11 या कम से कम 11 या 11 से ज़्यादा जो है क्या मिलेंगे, मोनोसेकेराइड, यानी मोर देन 10 मिलेंगे आपको। तो पॉलीसेकेराइड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स हैं, दे आर एमार्फस, वाटर इनसॉल्युबल, कल ही हमने पढ़ लिया था, और इसमें मोर देन 10 हेक्सोज शुगर्स होंगी, ठीक है। द हेक्सोज मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद ईच अदर थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में क्या होता है, एक कार्बन का OH दूसरे का OH, ठीक है, तो ये क्या बनेंगे, वाटर, प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यानी एक आपकी ग्लूकोसाइडिक लिंकेज जो है इसमें ऑक्सीजन रह जाएगा, बाकी 2 OH से वाटर निकल जाएगा। तो इस लिंकेज को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। पॉलीसेकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू एनिमल पॉलीसेकेराइड, सच एज 2 एनिमल पॉलीसेकेराइड हम पढ़ेंगे, एक स्टार्च, दूसरा सेल्यूलोज, और सॉरी ये प्लांट हैं, ठीक है। एनिमल कौन होगा, ग्लाइकोजन। एनिमल जो आपका पॉलीसेकेराइड है वो ग्लाइकोजन है, और जो आपके प्लांट हैं वो कौन से होंगे, स्टार्च एंड सेल्यूलोज, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है कि विच इज फाउंड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिवर ऑफ एनिमल्स, ग्लाइकोजन लिवर और मसल्स में स्टोर होता है। इट इज स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट कॉमनली नोन हैज एनिमल स्टार्च। तो एनिमल स्टार्च जो है ग्लाइकोजन का अदर नाम है। होता क्या है कि जब हम कोई भी खाना शाना खाते हैं, ठीक है, व्हेन वी ईट समथिंग, तो क्या होगा, क्या होगा ये कि खाना जो है वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होगा तो हमारी फूड में, अब रोटी जो खाते हैं ना, रोटी या सब्जी जो खाते हैं, रोटी का जो मेजर प्रोपोर्शन वो स्टार्च होता है। तो स्टार्च जो है इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो जैसे ही वो अंदर जाएगा डाइजेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। स्टार्च की डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होती है, अमाइलोज एंजाइम जो है हमारी माउथ में मौजूद है, ठीक है। तो वो अमाइलेज एंजाइम क्या करेगी कि यहाँ से ही जो है आपको डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी माउथ से। नॉर्मली दूसरे जो प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वो अंदर जाके डाइजेस्ट होंगे, पर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाती है। तो अमाइलेज जो है या अमाइलोज जो इसका स्टार्च की चेन है, उसको अमाइलेज एंजाइम कैटलाइज करके क्या बनाएगी, वो ग्लूकोज यूनिट देगी। अंदर जाके अब ग्लूकोज जो है वो रीफर्गमेंट होंगे और वो क्या बनाएंगे, आपस में जुड़ के वो ग्लाइकोजन बनाएंगे। तो ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का पॉलीमर और स्टार्च भी ग्लूकोज का पॉलीमर। पर जब हम खाना खाते हैं तो खाना जब ब्लड में जाता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज हम क्या करेंगे कि एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करते हैं। तो हम सारा दिन काम करते रहते हैं, हम ग्लूकोज यूज़ करते हैं। ब्लड में ग्लूकोज की लेवल होती है, वो ग्लूकोज हम यूटिलाइज़ करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता यूटिलाइज़ होता रहता है। तो अगर हम खाना ज़्यादा खा रहे हैं और काम ज़्यादा कम कर रहे हैं, तो अब क्या होगा कि जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होगा ब्लड में, वो पॉलीमराइज होकर ग्लाइकोजन बनाएगा। वो ग्लाइकोजन मसल्स और लिवर में स्टोर होता है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो डिकम्पोज होकर ग्लूकोज देगा, ग्लूकोज वापस आपको एनर्जी देगा। अगर ज़्यादा वक्त तक आप खाते ज़्यादा रहते हैं और काम कम करते हैं, तो फिर वो ग्लाइकोजन जो है वो डिफरेंट साइकिल्स के थ्रू वो फैट में कन्वर्ट होता रहेगा, आपका वेट जो है वो गेन होता रहेगा। तो जितनी मीठी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे तो आप वेट गेन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो प्लांट पॉलीसेकेराइड जो हैं दे आर रिजर्व्ड कार्बोहाइड्रेट्स फॉर प्लांट्स। अब प्लांट अपना, अब वो प्लांट कहीं से जो है मोहल्ले वाले से खाना लेने तो नहीं जाते। जैसे हम गांव में होता है कि भाई क्या पकाया है दे दो, ठीक है, यानी जहाँ से अच्छी खुशबू आई ले के भाई पहुँच गए। आजकल तो भाई साग की बाज़ार है, ठीक है, तो जहाँ जाओ साग ही नज़र आएगा, घास ही घास, घास ही घास, ठीक है। तो क्या होता है कि प्लांट्स जो है अपना खाना खुद तैयार करते हैं। प्लांट्स आपको पता होगा, बायो में आप लोगों ने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ने रेस्पिरेशन में इनहेल किया, वाटर ज़मीन से ऊपर आया, लीव्स में आके जो है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज पॉलीमराइज होकर स्टार्च बनाता है। स्टार्च जो है वो प्लांट का फूड होता है। तो प्लांट जो एनर्जी यूज़ करते हैं, यानी उनका जो फूड होता है वो स्टार्च होता है। हमारा फूड जो है वो मिक्सचर होता है, कॉम्प्लेक्स। बाकी प्लांट जो हैं प्रोटीन्स वगैरह जो हैं वो ज़मीन में जो मिनरल्स पड़े हुए हैं वहाँ से जो है वो निकाल के प्लांट खुद अपने प्रोटीन्स वगैरह बनाता है। हम इंसान जो हैं प्रोटीन जो है कुछ खुद बनाते हैं, कुछ प्लांट्स और एनिमल्स पे रिलाई करते हैं।
तो प्लांट्स पॉलीसेक्राइड्स आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट्स एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स पॉलीसेक्राइड्स आर स्टार्च एंड सेल्यूलोज। स्टार्च आपको जो है किस में मिलेगा, गंदम में मिलेगा, आपको राइस में मिलेगा, पोटैटोज में मिलेगा, दे आर रिच सोर्सेज ऑफ। उसके बाद जो भी ग्रीन वेजिटेबल है उसमें आपको मिलेगा। सेल्यूलोज जो है आपको काटन में मिलेगा, ठीक है, विच आर कंपोज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज। अब सेल्यूलोज का कम से कम जो मालिक्यूल होगा वो 2000 ग्लूकोज यूनिट्स का बना होगा। इसमें बीटा 1,4 लिंकेज होती है, यानी ग्लूकोज कौन सा होगा, बीटा होगा, यानी OH अप होगा, और 1,4 लिंकेज होगी, ठीक है, यानी क्रॉस लिंकेज होती है। तो उसके बाद क्या चीज़ है भाई, वीट, बार्ले, ये सेल्यूलोज फाउंड इन काटन वगैरह, ये हमने कर दिया, इसको रहने दिया। तो ये थ्योरेटिकल बातें हैं। अब आते हैं क्या चीज़ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, की कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, थोड़ी चीज़ें मिसिंग है, ये बुक थोड़ा शार्ट है। तो स्टार्च की अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टार्च की स्ट्रक्चर, तो स्टार की स्ट्रक्चर में 2 चेन्स होती हैं, 2 लंबी मैक्रोमॉलिक्यूल्स की चेन होती है। एक को अमाइलोज कहते हैं, दूसरे को अमाइलोपेक्टिन कहते हैं। अमाइलोज में अल्फा 1,4 लिंकेज होती है। अमाइलोपेक्टिन में 1,4 के साथ जो ग्लूकोज का जो ऊपर वाला छठा कार्बन है, यानी अगर मैं स्ट्रक्चर पे आऊं, हम थोड़ा पीछे जाएं, ये वाला, तो एक तो ये सीधी 1,4 सीधी चेन बनेगी। अब 1,6 लिंकेज बनेगी, यानी दूसरे का 1 और ये जो 6 कार्बन वाला OH है, ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगे। तो यहां से क्या बनेगी, ब्रांच। किस में बनेगी, अमाइलोपेक्टिन में। अमाइलोज में सीधी चेन होगी 1,4 लिंकेज, अमाइलोपेक्टिन में 1,4 होती है, कहीं कहीं पे क्या होती है, ब्रांच बनती है 1,6 की। अब अमाइलोपेक्टिन जो है, ये अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कहाँ होंगे, स्टार्च में। बाकी उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज में, उसमें सिर्फ बीटा 1,4 लिंकेज होती है। इसमें अमाइलोज में अल्फा 1,4 लिंकेज, अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 एंड 1,6, 1,4 एंड 1,6। अब ग्लाइकोजन में क्या होता है, ग्लाइकोजन में जो है अमाइलोपेक्टिन की तरह स्ट्रक्चर है, पर अमाइलोपेक्टिन में इतनी फ्रीक्वेंट ब्रांचिंग नहीं होती, 1,6 लिंकेज ग्लाइकोजन में ज़्यादा होती है। यानी उसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज टू अमाइलोपेक्टिन है। यानी अगर हम बात करें कि ग्लाइकोजन की स्ट्रक्चर सेलुलोज से मिलती है या अमाइलोज से मिलती है या अमाइलोपेक्टिन से, तो अमाइलोपेक्टिन से। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अमाइलोपेक्टिन में जो 1,6 लिंकेज है वो रेयर होती है, और ग्लाइकोजन में जो 1,6 लिंकेज है वो मोर फ्रीक्वेंट होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, ठीक है बेटा। चलें इसको इंपॉर्टेंस पे आते हैं। ये है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस क्या है। अब कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस जो है, पहली बात कि जो भी हम खाते हैं, ठीक है, जो रिच एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगर मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट इज द फूड कंपोनेंट जिसकी डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होती है, बाकी सारे नीचे जाके डाइजेस्ट होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जल्दी में आपको एनर्जी देंगे, जल्दी में। तो कभी भी आप भूखा फील करते हैं तो हम चाय पी लेते हैं, चाय में क्या डालते हैं भाई, लैक्टोज शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है। चाय में चीनी डालते हैं, सक्रोज कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो ये अंदर जाके इमीडिएटली ग्लूकोज देंगे, ग्लूकोज जल्दी ब्लड में, ब्लड के थ्रू जो है पूरे मसल्स में जो है वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और आपको जल्दी में एनर्जी देगा। दूसरी चीज़ें 2-3 घंटे लेंगी, आपको कार्बोहाइड्रेट जल्दी में एनर्जी देगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर न्यूट्रिशनली सिग्निफिकेंट बायोमॉलिक्यूल्स एंड आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बैलेंस्ड डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स सच एज स्टार्च, सक्रोज, maltose etc convert into glucose in our digestive system which absorbed into the blood stream, blood में जाएंगे और transport to the various cells where it is utilized and energy production for the maintaining of biological process। कि हमने फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट लिया था, भले वो ओलिगोसेक्राइड था इन द फॉर्म ऑफ सक्रोज, इन द फॉर्म ऑफ माल्टोज, भले वो पॉलीसेक्राइड था इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, अंदर जाके उसने ग्लूकोज बनाना है, अंदर जाके डाइजेस्ट होके उसने क्या बनाना है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ब्लड में क्या होगा, एसिमिलेट होगा और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। जहाँ जहाँ उसकी नीड होगी वहाँ पे जो है वो ग्लूकोज एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो यूज़ नहीं हो रहा वो पॉलीमराइज होकर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा और ग्लाइकोजन मसल्स और लिवर में स्टोर होता जाएगा, ठीक है बेटा। तो आगे क्या चीज़ है कि इस रिएक्शन के थ्रू ग्लूकोज एनर्जी देता है। तो ग्लूकोज, ऑक्सीजन और 6 कार्बन डाइऑक्साइड और क्या मिलेंगे, और एनर्जी ढेर सारी 3200 कैलोरीज मिलती हैं इस रिएक्शन में। तो जब एक मोल यानी इस जैसे बहुत ही ज़्यादा मॉलिक्यूल एनर्जी देंगे तब जो है, ठीक है। तो
ये रिच एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद क्या, ग्लूकोज प्लेज वाइटल रोल इन एनर्जी स्टोरेज विद इन द बॉडी। मैंने आपको बताया कि जो भी हम खाना खाएंगे तो वो जो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट जिस भी फॉर्म में होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज जो है एनर्जी स्टोरेज की फॉर्म में अंदर मसल्स ब्लड में आएगा, ब्लड के थ्रू जो है वो मसल्स में स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, एनर्जी देगा जब जरूरत होगी। द एक्स्ट्रा ग्लूकोज ऑफ द ब्लड स्ट्रीम इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, कि हमारे जिस्म को जितनी नीड होगी या जिस जगह पे नीड होगी, क्योंकि ब्लड के थ्रू ग्लूकोज उधर पहुंच जाएगा। अब नीड के अलावा जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन बनाएगा, ठीक है। ग्लाइकोजन विच सर्व्स एज अ प्राइमरी फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन मसल्स एंड लिवर्स, इस मसल्स और लिवर में स्टोर होगा। अनदर वे ग्लूकोज कैन बी स्टोर्ड इन कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड विच इज स्टोर्ड इन बॉडी फैट। तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे जिस्म की नीड थोड़ी है, खाना हम ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ज़्यादा है, तो जिस्म को जितनी ज़रूरत है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी ग्लूकोज। जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होगा वो ग्लाइकोजन बनाएगा। अब ग्लाइकोजन ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टोर नहीं रह सकेगा, जब जब नीड होगी वो टूट के ग्लूकोज देगा। पर अगर बहुत दिनों से अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते जा रहे तो फिर वो ट्राइग्लिसराइड बना के क्या बनाएगा, फैट बनाएगा। क्या बनाएगा, फैट बनाएगा। तो उसके बाद क्या चीज़, ग्लूकोज सर्व एज अ फ्यूल फॉर द ब्रेन, कि ग्लूकोज जो है ब्रेन के लिए एक फ्यूल का काम करता है, कि ग्लूकोज की एडिक्वेट अमाउंट यानी एक मुकर्ररा हद जो है ब्रेन के अच्छे फंक्शन के लिए क्या होती है, ज़रूरी होती है। ज़रूरी है कि ग्लूकोज जो है डाइट में डाला जाए ताकि हमारा नॉर्मल जो है ब्रेन जो है फंक्शन करे। द एडिक्वेट इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंश्योर द नॉर्मल ब्रेन फंक्शन। तो सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स लाइक डाइटरी फाइबर्स आर नॉट डाइजेस्ट बाय ह्यूमंस। अब कुछ हम जैसे ऑरेंजेस खाते हैं तो ऑरेंजेस पे एक तो हम छिलके उतारते हैं और कुछ आपको फाइबर्स दिखाई देते हैं जो उनके सराउंडिंग में या उनके ऊपर होते हैं या उसके अंदर होते हैं। अब ये फाइबर्स जो हैं ये डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होते क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम्स नहीं है, पर इनका पॉजिटिव रोल ये है कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जो है, ठीक है, आपके खाने को जो है अंदर जो डाइजेस्टिव बाउल है उसमें स्पीडली मूव कराते हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है और जो आपके जो बैक्टीरियाज, जो गुड बैक्टीरियाज हैं, उनकी प्रोडक्शन को जो है क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं। तो क्या चीज़ है कि ग्लूकोज सर्व एज अ फ्यूल फॉर ब्रेन, एडिक्वेट इंटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इंश्योर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ सर्टेन कार्बोहाइड्रेट लाइक डाइटरी फाइबर्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन एंजाइम्स एंड पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। कि कुछ ऐसे फाइबर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट ही हैं, पर वो जो है वो क्या है, वो डायरेक्टली जो है बॉडी उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकती, पर इनडायरेक्ट उनका फंक्शन क्या होता है कि हाउ एवर दे रेगुलेट बाउल मूवमेंट, यानी हमारा खाना जो अंदर जाएगा इंटेस्टाइन तक तो उसकी जो बाउल की जो मूवमेंट है, जो चाइम बनेगा, जो हम खाना खाएंगे अंदर जाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, उसकी मूवमेंट को थोड़ा स्पीड अप करते हैं ताकि स्मूथली आपका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है या डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो स्मूथली हो सके। हेल्थ सर्टेन नॉन डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट फाइबर्स जो है हेल्प प्रोमोटिंग ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ गुड बैक्टीरिया इन डाइजेस्टिव गट, यानी अंदर जो हमारे जिस्म में बैक्टीरिया के दो किस्म होते हैं, एक हार्मफुल होते हैं, एक बेनिफिशियल होते हैं। तो ये बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को जो है डाइजेस्टिव गट में, यानी जो चीज़ हम खा रहे हैं, ठीक है, वो जब जो है आपके एंड स्टेज पर पहुंचती है तो उसमें ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। अब रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन हेल्थ एंड डिजीजेज, ग्लूकोज की बात करें तो इट इज़ अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ आवर ब्लड। अब नॉर्मल बंदे में 70 to 110 मिलीग्राम पर 100 DL जो है वो ग्लूकोज होना चाहिए फास्टिंग में, आदि इंफॉर्मेशन दी हुई है। और जब आप खाना खाएं तो मैक्सिमम 140 होनी चाहिए लेवल। तो अगर आप नॉन डायबिटिक हैं तो आप कितनी भी शुगर खा लें, ठीक है, आप आधा किलो मिठाई खा लें, किलो मिठाई खा लें, ठीक है, और स्वीट खा लें, कोई भी चीज़ खा लें, ठीक है, गन्ने के 20 गिलास पी लें, इफ़ यू आर नॉन डायबिटिक, तो आपकी शुगर लेवल यहाँ से इंक्रीज़ नहीं होगी। आपके जिस्म में जो है इंसुलिन की मिकदार मौजूद है, इफेक्टिव इंसुलिन की, वो जो है आपके उस स्वीटनेस को जो है कवर कर लेगी। इफ़ यू आर अ डायबिटिक तो आपके लिए एक लड्डू भी जो है वो आपकी शुगर इमीडिएटली बूस्ट करेगा, इमीडिएटली क्या करेगा, बूस्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी शुगर लेवल जो है इस लेवल पे मेंटेन हो चाहिए। इफ़ यू आर इन फास्टिंग, यानी अगर आप 10 आवर्स फास्टिंग पे हैं
आपने कुछ नहीं खाया तो आपकी शुगर जो है 70 टू 110 होनी चाहिए। अगर 70 से कम होगी तो बंदा हाइपो में जाता है और अनकॉन्शियस हो सकता है, बेहोश हो सकता है, और उसकी बिलरी विजन यानी उस आपको चक्कर आएंगे और आपको दुनिया गोल गोल दिखाई देगी। तो ये किसका सीन है? ग्लूकोज का। अब क्या चीज़ है कि अगर लेवल जो है इस रेंज से एक्सीड कर जाए, 140 से एक्सीड कर जाए, तो समझ जाएं कि आपका काम पूरा हो गया है, आप डायबिटिक हो चुके हैं। ठीक है, अगर देखें वंस भी अगर लेवल रेज होती है, ठीक है, तो वंस लेवल इसलिए रेज हुई है क्योंकि आपका पेंक्रियास रिक्वायर्ड जो है वो इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर रहा। अगर सीक्रेट कर रहा है नॉर्मली जो रेंज है, तो वो इंसुलिन इफेक्टिव नहीं है, वो किसी के साथ बाइंड होके इफेक्टिवली काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो बंदा क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ विच कैन, उसको फिर इंसुलिन के थ्रू क्या किया जाएगा? आर्टिफिशियल प्रोटीन दे के जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा। अगर बात करें फ्रक्टोज की, कि फ्रक्टोज इज द स्वीटेस्ट शुगर, फ्रक्टोज इज अ सिंपल शुगर दैट फाउंड इन मेनी फ्रूट्स एंड हनी। तो हनी का जो बहुत ही मीठा जायका होता है वो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज होता है। ठीक है, इट इज स्वीटेस्ट अमंग ऑल अदर कार्बोहाइड्रेट्स, सब कार्बोहाइड्रेट सबसे मीठा यही होता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोवाइड एनर्जी इन मेटाबॉलिज्म। अब कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, मोनोसेक्राइड हो, पोली हो, ओलिगो हो, कोई भी हो, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का 4 कैलोरीज एनर्जी देता है। 1 ग्राम 4 कैलोरीज। तो ग्लूकोज हो, फ्रक्टोज हो, सक्रोज हो, स्टार्च हो, ये सारे अंदर जाके हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। ठीक है, उस एनर्जी से हम पूरा दिन काम करते हैं। तो एनर्जी की सोर्स 3 होती है हमारे फूड में। द इमीडिएट सोर्स इज द कार्बोहाइड्रेट, इन द रिचेस्ट सोर्स इज द फैट और लिपिड, एंड जो स्टेपल सोर्स होती है जो न ज़रूरत पे काम है, दैट इज द प्रोटीन, दैट इज द प्रोटीन। यानी फूड में 6 कंपोनेंट होते हैं, उन 6 में 3 एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का प्राइमरी फंक्शन एनर्जी देना नहीं है, प्रोटीन का प्राइमरी फंक्शन है टिश्यू बिल्डिंग। तो अगर आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट की मिकदार कम होगी, या आप ज़्यादा वक्त से फास्टिंग पे हैं, आपने जो है कार्बोहाइड्रेट इंटेक नहीं किया, तो फिर मजबूरी में जो है आपका प्रोटीन जो आपको क्या देगा? एनर्जी देगा। ठीक है बेटा। हाउएवर हाई इंटेक ऑफ फ्रक्टोज वेट गेन एंड ओबेसिटी। तो जाहिर है कार्बोहाइड्रेट हमने अभी पढ़ा था कि ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज आपका जो है इसको एंजाइम जो है आइसोमेरेज ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी, और ग्लूकोज पॉलीमराइज होकर ग्लाइकोजन बनाएगा। अगर बॉडी यूज़ करेगी तो ठीक है, वरना वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा और फैट में कन्वर्ट होगा, वेट गेन कराएगा। अच्छा, उसके बाद क्या चीज़ है बेटा? लैक्टोज। लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर है, मिल्क में मौजूद होती है। ठीक है, जो बफेलो मिल्क है उसमें 5 to 8% होती है। ठीक है, और जो ह्यूमन मिल्क है, जो माँ का दूध होता है, उसमें 4 to 6%, और जो काव मिल्क होता है उसमें कम से कम मिकदार है। और दूसरा कहते हैं कि जो बच्चे हैं उनमें लैक्टेज एंजाइम होती है, तो बच्चे इजीली जितना भी दूध पिए, माँ का दूध बच्चा जितना भी पीता है तो वो डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, पर जो एडल्ट्स हैं, कभी कभी एडल्ट्स में लैक्टेज एंजाइम नहीं होती। तो जब आप भैंस का गाढ़ा दूध पियोगे, ठीक है, तो उसमें लैक्टोज की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा कि आपको कब्जी हो सकती है, और आप वो जो दाल खाने के बाद होता है वो आप दूध पीने के बाद भी कर सकते हैं। तो आप दूध पीने के बाद भी वो सेम एक्शन कर सकते हैं। आए इस चीज़ को देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर ले आऊँ मैं। तो भाई गाढ़े दूध के जो नुकसान आते हैं मैं आपको बता दूं कि लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड। अब लैक्टोज किसका बना होता है? एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अच्छा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या फ़र्क है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये फ़र्क है कि ग्लूकोज का 3rd कार्बन लेफ्ट पे होता है, गैलेक्टोज में 4th भी लेफ्ट पे होता है। बस इतना सा फ़र्क है। ग्लूकोज का 3rd OH जो है 3rd कार्बन वाला वो लेफ्ट पे होता है, गैलेक्टोज का 4 भी क्या होता है? लेफ्ट में होता है। ठीक है बेटा। अब क्या चीज़ है कि इट इज़ फाउंड इन मिल्क, हेंस इट इज़ आल्सो नोन एज, इसको मिल्क शुगर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ड्यूरिंग इनटेक इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज in alimentary canal by the enzymatic activity. Lactose is difficult to digest by adult human because of lack of enzyme needed to break. Infants में ये enzyme काफ़ी हद में होती है, इसलिए इन्फेंट जो बच्चे हैं जितना चाहे दूध पिएं तो वो हज़म हो जाएगा, पर एडल्ट जो हैं उनको एक यानी उसको डाइल्यूट करने के पीना पड़ेगा ताकि कंसंट्रेशन कम हो। अच्छा, उसके बाद ग्लूकोज गैलेक्टोज। लैक्टोज जो है प्रोवाइड एनर्जी इन इन्फेंट्स, it is very important for the growth and development of some adult human
वेयर लैक्टेज एंजाइम। अच्छा, इन्फेंट में इसलिए ईजी है, तब लैक्टोज तो खाली एनर्जी देगा, पर माँ के दूध में और भी बहुत सारी हार्मोन्स और कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं जो कि इन्फेंट की, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही इसेंशियल होती हैं। ठीक है, इसलिए वो दूध जो है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, फ़ायदेमंद होता है। ठीक है, तो लैक्टेज एंजाइम जो है बड़ों में नहीं होती, इसलिए जो है ये क्या होता है कि इनटेक काज क्या हो जाएगा, इंडाइजेशन, आपको जो है डकार आ सकते हैं। ठीक है, सिम्पटमाइज बाय ब्लोटिंग गैस, समझ जाएं, दाल वाली गैस, एबनॉर्मल पेन, आपको पेट में दर्द हो सकता है और आपकी सीएनजी खुल सकती है। ठीक है, तो ये किसके काम थे, लैक्टोज के। लैक्टोज शुगर जो है, लैक्टोज क्या है, ओलिगोसैकेराइड डाइसैकेराइड। तो ये लिखा हुआ है कि लैक्टोज जो है उसमें काउ मिल्क में कितनी होती है, उसमें कितनी होती है, उसकी परसेंटेज। बात करते हैं सक्रोज की। सक्रोज क्या है, सक्रोज ये गन्ना जो चीनी हम घर में लाते हैं वो सक्रोज होती है। एंड सक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड, यानी ये एक ओलिगोसैकेराइड है। ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड है। ठीक है, तो ये जो डाइसैकेराइड है, इट इज अ डाइसैकेराइड एंड मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज शुगर। इट इज आल्सो नोन एज टेबल शुगर और केन शुगर। एन एक्सेस अमाउंट ये भी क्या करेगी कि आपको गम डिजीज हो सकती है, दांतों के बाहर गम का सूजन, यानी ये जो मसूड़े होते हैं इनका सूज जाना, या इनके ऊपर एक जो येलो कलर का लेयर बन जाना, ये बैक्टीरियल जो है डिपॉजिशन होती है, वो शुगर ज़्यादा खाने से, चीनी ज़्यादा खाने से होती है। ठीक है, तो ये डिजीज़ आपको हो सकती हैं कि डिजीज़, गम डिजीज़ यही कि आपके मसूड़े जो हैं इनकी, और फैटनेस, आपका वज़न बढ़ सकता है। प्लेक फॉर्मेशन का मतलब यही है कि दांतों के बिल्कुल जो है गम और दांतों के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे एक येलो कलर का लेयर बनना। ठीक है, चलें भाई, ये आपका कार्बोहाइड्रेट खैर से पूरा हो गया। ठीक है, तो